हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन में सभी स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे जीके जीएस के ब्रह्मास्त्र बैच में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ह्यूमन डिजीज को। आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र एवं पादप जंतु। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पादप में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पादप में हम पढ़ेंगे पादप के ऊतक, हार्मोन्स और उनके प्रकार। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और जो एनिमल किंगडम को भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्लांट में अगर देखा जाए ऊतक तो 2 टाइप के होते हैं। एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमको सिंपल को नहीं पढ़ना है, हमको कॉम्प्लेक्स से पढ़ना है। क्वेश्चन इसी जगह से बनते हैं। देखिए, जीके जीएस के ब्रह्मास्त्र बैच में वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्ञान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आइए, टारगेट समझ लीजिए बैच है। इसमें आपको केवल एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन ही पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम किसके ऊतक होते हैं? तो पादप में कॉम्प्लेक्स ऊतक होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए पादप में जो कॉम्प्लेक्स ऊतक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब देखिए, जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम जड़ से पौधे तक जल पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? जल। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है कि जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य होता है जल पहुंचाना। क्या पहुंचाना? जल। अब याद सकते हैं, देखिए, ज से जाइलम और ज से जल। इससे याद रखिए, आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। देखिए, फ्लोएम। अब फ्लोएम का क्या है? ये पत्तियों से जो भोजन बनता है, पत्तियों में पेड़ पौधे के, उससे जो पोषक तत्व पदार्थ बन जाते हैं, उसको जो पहुंचाने का या परिवहन का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। कौन ऊतक करता है? फ्लोएम। एग्जाम में आपको सीधे पूछा जाएगा फ्लोएम का कार्य क्या है। तो फ्लोएम का कार्य क्या है? एक पत्तियों द्वारा भोजक, फूड, क्या बोलेंगे उसको? फूड, पोषक तत्व या भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो फ्लोएम करता है। तो देखिए, इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, फ से फ्लोएम और फ से फूड। क्या होगा? फ से फ्लोएम, फ से फ्लूड। तो फ्लूड पहुंचाने का मतलब फूड पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो फ्लोएम करेगा। ठीक है, इतनी बातें आप छाप कर रखिए। अब देखिए, हम पढ़ेंगे हार्मोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स से क्वेश्चन अवश्य आता है एग्जाम में। अगर कहीं भी पादप से क्वेश्चन आया तो इसमें से एक हार्मोन से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखिए, हार्मोन कितने टाइप के होते हैं? एक ऑक्सिन होता है, एक जिब्रेलिन होता है, एक साइटोकाइनिन होता है और एक फ्लोरोजीन्स होता है। तो इतने टाइप के हार्मोन्स जो इंपॉर्टेंट हैं पौधों में पाए जाते हैं। अब देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पौधों में ऑक्सिन हार्मोन्स है वो क्या करता है पौधे में? तो पौधे में ये वृद्धि में सहायक होता है। जो पौधों की वृद्धि होती है उसमें सहायक कौन होता है? हार्मोन। उसमें होता है आपका ऑक्सिन हार्मोन। एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। ये वृद्धि कहाँ किस तरफ करता है? तो प्रकाश की तरफ करता है। वृद्धि किस तरफ करता है? प्रकाश की तरफ। ठीक है, आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा ऑक्सिन का कार्य क्या है? तो ये वृद्धि में सहायक होता है पौधे के। अब देखिए, जिब्रेलिन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। जिब्रेलिन क्या है? तने में वृद्धि। जो तने में वृद्धि होती है ना, वो किसके कारण होती है? जिब्रेलिन कारण। इसी कारण जो होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो पौधा बौना हो जाता है और इसकी अधिकता हो जाती है तो पौधा लंबा हो जाता है। किसके कारण? जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या करता है? तनों में वृद्धि लाता है। तो आपको याद रखना है जिब्रेलिन का काम क्या है? वृद्धि में सहायक है। तने के, पेड़ के पौधे के तने में जिब्रेलिन का काम है वृद्धि करना। ठीक है, अब आगे आते हैं साइटोकाइनिन। देखिए, साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन में कार्य करता है। किस में काम करता है? कोशिका विभाजन में। देखिए, साइटो आपको कहीं भी पढ़ा है। देखिए, आपको बताया गया था कि कहीं भी साइटो का अगर मतलब आ जाता है साइटो, तो साइटो का मतलब होता है, सॉरी, चलिए अब देखते हैं साइटो का काम क्या करता है? एक कोशिका विभाजन में। देखिए, अब साइटो कहीं भी अगर आपको साइटो मिल जाए, क्या मिल जाए? साइटो। तो साइटो का मतलब होता है कोशिका और काइनिन मतलब काटना। काइनिन मतलब काटना। तो साइटोकाइनिन मतलब कोशिका को काटना। तो इसका मतलब कोशिका विभाजन। आप इसे याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, एक क्यू है, एक की है जिससे आप याद रख सकते हैं। तो साइटोकाइनिन, साइटो मतलब कोशिका, काइनिन मतलब काटना। कोशिका का काटना मतलब कोशिका विभाजन कौन करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या का कार्य क्या है? तो कोशिका विभाजन का कार्य है। आप इसको याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए, फ्लोरिजेंस क्या करता है? तो फ्लोरिजेंस फूल खिलाने में काम करता है। तो आपसे पूछा जाए कि फ्लोरिजेंस हार्मोन्स पौधों में कौन सा कार्य करता है? तो ये जो फूल होते हैं उसको खिलाने में कार्य करता है। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण जो है कि क्या है? हार्मोन है जो पौधों में पाए जाते हैं और उनके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन, इसका सूत्र होता है
C2H4 क्या होता है, C2H4 एथिलीन का होता है। ये क्या करता है, ये पौधों में जो गैसीय पादप हार्मोन्स होता है और ये फलों को पकाने में काम करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृतिक रूप से पौधे में जो फल पकते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो एसिटिलीन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा है, रेलवे आरआरबी वनडे एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि एथिलीन का कार्य क्या होता है, जो पौधों में पाया जाता है। एथिलीन कार्य होता है, ये फलों को पकाने में कार्य करता है। अब देखिए इसी जगह से एक होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है, एक कृत्रिम रूप से जो फल पकाए जाते हैं, जैसे आप कभी देखा कि केलों को जो कच्चे काट कर उसको रख कर उसमें कार्बाइड लगाकर पकाए जाते हैं, तो वही ये उससे कौन सी गैस निकलती है, तो एसिटिलीन गैस निकलती है, जिससे वो कृत्रिम रूप से फल को पका देती है। तो आपसे पूछा जाए प्राकृतिक रूप से कौन पकाता है, तो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है आपका कौन सा, एसिटिलीन। और कृत्रिम रूप से कौन पकाता है, तो एसिटिलीन। इसे याद रखिए, एथिलीन और एसिटिलीन में अंतर आप बहुत बारीक है, आप इसे ध्यान में रखिए, ठीक है। अब आगे है, एक होता है एब्सिसिक हार्मोन्स। एब्सिसिक हार्मोन्स क्या होता है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाए। ये वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धिरोधी हार्मोन्स है। वृद्धिरोधी हार्मोन्स मतलब ये पौधे को जो पौधे को वृद्धि को जो कि ये रोकता है। तो रोधी हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो एब्सिसिक हार्मोन्स को कहा जाता है। इसे भी नोट्स करके रख लीजिए। आगे आते हैं, अब देखिए पादप में रोग, महत्वपूर्ण रोग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पादप रोग, इसे भी हम देखेंगे। देखिए महत्वपूर्ण रोग कौन है, एक ब्लैक हार्ट रोग, एक है खैरा रोग, एक है ब्लैक रस्ट और एक है वाइट रस्ट। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाए आलू में कौन रोग होता है, तो ब्लैक हार्ट रोग होता है। तो ब्लैक हार्ट रोग किस में होता है, आलू में होता है। किसकी कमी से होता है, तो O2 मतलब ऑक्सीजन की कमी से। यदि आप आलू को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रख देंगे तो उसमें वो काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला। तो उसी को हम बोलते हैं काला होकर सड़ जाता है, तो इसको कहते हैं ब्लैक हार्ट रोग, ठीक है। अब देखिए एक और है महत्वपूर्ण, क्या है, खैरा रोग। खैरा रोग किस में होता है, तो ये धान में होता है। किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। इसे धान की पैडी भी कहा जाता है। धान की पैडी का रोग किसे कहा जाता है, खैरा रोग को कहा जाता है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। कहाँ पर होता है, धान में होता है। खैरा रोग किससे संबंधित हो, धान से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आगे आते हैं, देखिए ब्लैक रस्ट रोग है। ब्लैक रस्ट रोग किस में पड़ता है, तो गेहूँ में होता है। आप इसे याद रखिए, ब्लैक रस्ट किस में होता है, गेहूँ में होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा ब्लैक रस्ट कहाँ पर होता है, किस पौधे में होता है, तो गेहूँ के पौधे में होता है। इसे भी नोट करेंगे। अब देखिए अगला है वाइट रस्ट। वाइट रस्ट क्या होता है, वाइट रस्ट सरसों में होता है, ठीक है। होने वाला रोग कौन है, वाइट रस्ट सरसों में। सरसों में कौन सा रोग होता है, वाइट रस्ट। अब इसे याद रखिए, देखिए ब्लैक रस्ट गेहूं में, वाइट रस्ट सरसों में, खैरा रोग धान में, ब्लैक हार्ट रोग जो होता है आलू में, ठीक है। इसे याद रखिए। आगे आते हैं, देखिए अब एक होता है टिक्का रोग। टिक्का रोग बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बीमारी से या कोई रोग से, पादप रोग से एग्जाम में पूछा जाए तो टिक्का रोग अवश्य पूछा जाएगा। टिक्का रोग किसमें होता है, मूंगफली से। किससे होता है, मूंगफली से नहीं, मूंगफली में होता है, ठीक है। टिक्का रोग किसमें होता है, मूंगफली में। टिक्का रोग किसमें होता है, मूंगफली में। टिक्का रोग किसमें होता है, मूंगफली में। इसको याद रखिए, बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। या तो कोई ट्रिक बना के याद कर लीजिए इसको। अब देखिए येलो मोजेक जो होता है रोग किसमें होता है, भिंडी में। तो येलो वैन मोजेक रोग किसमें होता है, भिंडी में। किसमें होता है, भिंडी में होता है। भिंडी में येलो क्या होता है, येलो भिंडी, ठीक है। येलो भिंडी क्या हो गई, ये येलो भिंडी येलो हो गई। इसका मतलब क्या है, उसमें येलो वैन मोजेक रोग हो गया। देखिए इससे भी याद, आप ट्रिक कई प्रकार के ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। केवल 2-4 बार पढ़ेंगे तो भी याद रहेगा, आप ट्रिक बना लेंगे तो हमें। अब क्या है, भिंडी क्या हो गई, येलो भिंडी हो गई है, इसलिए उसमें कौन सा रोग हो गया, येलो मोजेक रोग। अब देखिए एक हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। अगर मोजेक कहीं भी मोजेक हो जाता है तो इसका मतलब पूछा जाता है किससे होने वाली बीमारी है, तो पौधे में ये वायरस से होने वाली बीमारी है। कहीं भी अगर आपको क्या मिल जाए, मोजेक कहीं भी मिल जाए तो इसका मतलब कि वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए। आगे आते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे यहाँ प्लांट का जो है क्लासिफिकेशन हुआ। देखिए पौधों को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, एक है क्रिप्टोगैम्स और एक होता है फेनोरोगैम्स। क्या होता है, क्रिप्टोगैम्स फेनोरोगैम्स। याद रखेंगे, पौधे को 2 भागों में बांटा गया है, क्रिप्टोगैम्स फेनोरोगैम्स, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, इसमें फूल और बीज नहीं पाए जाते, मतलब इसमें फ्लावर और सीड उपस्थित होता ही नहीं, मतलब होता ही नहीं है। तो क्रिप्टोगैम्स के प्रकार के पौधे में फ्लावर और सीड नहीं होते, मतलब फूल और सीड बीज नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, एक थाइलोफाइटा आता है। क्या आता है, थाइलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोगैम्स में कितने प्रकार के पौधे होते हैं, 3 प्रकार के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा।
इसमें क्या होते हैं, फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं। अब इसे नोट करके रख लीजिए। अब आते हैं, देखिए एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है, कौन सा, फेनोरोगेम्स। कौन सा है, फेनोरोगेम्स। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या फूल भी पाया जाएगा और बीज भी पाया जाएगा। जिस पौधे के फल में जिस पौधे में फूल भी लगते हैं और बीज भी लगते हैं उसे हम कहेंगे फेनोरोगेम। फेनोरोगेम देखिए, फेनोरो से आप फूल लिख सकते हैं, फेनोरो से फूल, तो जिसमें फूल उपस्थित हो और बीज उपस्थित हो उसे हम फेनोरोगेम से बोलेंगे। अब देखिए इसको दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में कौन, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। इसको इंग्लिश में पूछा जाए, इंग्लिश का टर्म भी याद रखिए। इसको अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो इंग्लिश में इसको कहते हैं हम क्या, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसको याद रखिए, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। ठीक है, इसको याद रखिए। अब देखिए आवृत बीजी और अनावृत बीजी, सॉरी आवृत बीजी और अनावृत बीजी, इसमें जो होता है अनावृत बीजी में बीज फल के बाहर होते हैं। क्या होते हैं, बीज जो होता है ना फल के बाहर होता है। आपने कभी कई बार देखा होगा, जैसे स्ट्रॉबेरी होता है, आपने स्ट्रॉबेरी देखा है, उसके बीज बाहर की तरफ गुदे रहते हैं। ठीक है, तो वो अनावृत बीजी प्रकार का पौधा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका बीज जो है फल के बाहर होता है उसे हम अनावृत बोलते हैं, जिसको हम नग्न बीजी भी बोलते हैं। ठीक है, और आवृत बीजी को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसके जो बीज होते हैं फल के अंदर ढका रहता है, मतलब वो फल के अंदर होता है। तो आपको पता चल गया आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में जो होते हैं फल, बीज जो होता है फल के बाहर होते हैं, और आवृत बीजी में फल के अंदर बीज होते हैं। ठीक है, इतना बातें याद रखिए। अब देखिए जो एंजियोस्पर्म है उसको भी दो भागों में बांट लिया गया। किसमें किसमें, आवृत बीजी और सॉरी एक बीजी और द्विबीजी। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक बीजी मोनोकार्ड्स और जो द्विबीजी होता है उसको बोलते हैं डाइकार्ड्स। तो देखिए ऐसे पौधे जिनमें केवल उसका टुकड़ा करने पर केवल एक ही भाग निकले, जैसे कोई ये फल है उसके अंदर अगर उसके बीज को हम काटेंगे बीज से, ठीक है, तो वो अपने आप दो भागों में अलग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम द्विबीजी, डाइकार्ड। और जिसको हम उस ऐसे पेड़ के पौधे जिसके जो बीज होते हैं ये एक ही होते हैं, उसको दो भागों में बांटा नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं एक वृत्तबीजी। ठीक है, एक बीजी। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण क्या देखेंगे, जैसे देखिए गेहूं के बीज को आप देखेंगे तो उसको दो भागों में टुकड़ा नहीं किया जाता, लेकिन अब इसी जगह देखेंगे चना को जब देखेंगे भिगोएंगे तो उसको फोड़ेंगे दो भागों में टूट जाएगा। मूंगफली को देखेंगे तो दो बीज होता है उसमें। जैसे आम का देखते हैं जब उसका बीज होता है दो भागों में अपने आप फट जाता है। जैसे बादाम का भी दो भागों में बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार के जो होते हैं इसे हम द्विबीजी बोलते हैं। और एक बीज जैसे गेहूँ, चावल, ठीक है, इसको जो है कि तोड़ेंगे तो ये दो भागों में बटेगा नहीं। ठीक है, इसे नोट करके। अब देखिए हम पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में कौन है, सबसे पहले थैलोफाइटा। क्या है, थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए थैलोफाइटा ये जड़ में पाया जाता है। ठीक है, जड़ तना पत्ती में अंतर संभव नहीं हो पाता है। ये इतने छोटे होते हैं और इसे संरचना होती है कि जिसमें जड़ तना पत्ती में कोई अंतर ही नहीं महसूस होता है। ठीक है, इसे और इसमें आपको पहले बताया गया इसमें ना फ्लावर होगा ना सीड होगा। क्या होगा, ना फ्लावर होगा ना सीड होगा। जाइलम फ्लोएम जो संबंध तंत्र होता है ये भी नहीं होगा। ठीक है, संबंध तंत्र जो है अभी हमने बताया कि जाइलम का कार्य जल पहुंचाना, फ्लोएम का कार्य होता है फूड को पहुंचाना। तो जब जड़ तना पत्ती में कोई अंतर नहीं महसूस हो रहा है तो इसमें से कहाँ से जाइलम और फ्लोएम होगा। तो इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि थैलोफाइटा में क्या नहीं पाया जाता, तो आपको बताना पड़ेगा। तो जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है और इसमें फ्लावर और सीड भी नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो शैवाल होता है, शैवाल को आप जानते हैं, शैवाल ये थैलोफाइटा का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए आते हैं शैवाल के बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, शैवाल जिसको हम बोलते हैं एल्गी, इसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी। आपको बताया गया था कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। ठीक है, कवक अपन भारत को अपना क्या बना लिया है, माइका बना लिया है, तो माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। अब देखिए ये क्या है, शैवाल पादप है। पादप में कैसा है, ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में कैसा, क्रिप्टोगेम्स है। ठीक है, अब देखिए पादप जो होता है उसकी कुछ विशेषता होती है। तो पादप क्या होता है, स्वपोषी होता है, मतलब जो जितने पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खाद्य संचयन का कार्य करते हैं। और खाद्य संचयन किस में रखते हैं, स्टार्च के रूप में रखते हैं। इसमें सेलवाल पाया जाता है जो सेल्यूलोज की बना होता है। तो सेलवाल किस में पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं वाले सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और हरित लवक उपस्थित होता है। हरित लवक उपस्थित तभी ये भोजन बना पाते हैं स्वयं से, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें पौधे में लागू होती हैं। तो ये शैवाल जो होता है वही कार्य करता है, तो इसलिए इसे पौधे के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण शैवाल हैं
क्या हैं, शैवाल हैं, जिनको अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो भोजन के रूप में किसको लेते हैं, तो कोरेला शैवाल हैं। कोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्री जो जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री जो है जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो कौन सा शैवाल लेकर जाते हैं, तो आपको बताना होगा क्लोरेला शैवाल जो है कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब एक होता है एनाबीना शैवाल। एनाबीना शैवाल क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं नीलहरित शैवाल। आपने बहुत सुना होगा कि नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। तो नीलहरित शैवाल का नाम अगर पूछा जाए असली क्या है तो उसका नाम होगा एनाबीना शैवाल। ठीक है, एनाबीना शैवाल को ही हम नीलहरित शैवाल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता है शैवाल और कवक का जो सजीवन होता है उसको हम लाइकेन बोलते हैं। जब शैवाल और कवक का जो सजीवन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है ब्रायोफाइटा। हमने क्या थैलोफाइटा पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा फिर वही बात, इसमें जाइलम नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जाइलम नहीं होगा, फ्लोएम भी नहीं होगा, न इसमें फूल होगा, न इसमें बीज होगा। तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा में क्या क्या नहीं होगा, जाइलम, फ्लोएम, फूल और बीज नहीं होंगे। ये जल एवं स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए हमने क्या पढ़ा था, शैवाल जिसका उदाहरण था थैलोफाइटा का, एक जल में पाए जाते थे लेकिन ये जल और स्थल दोनों पर पाए जाएंगे। इसे उभयचर एम्फीबियंस प्लांट भी कहते हैं। आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, पादपों का जो उभयचर होता है, पादपों में उभयचर किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं उभयचर। ठीक है, तो एम्फीबियन प्लांट भी इसको बोलते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें फाल्स रूट होती हैं, जिसमें रूट देखिए पहले हमने आपको बताया कि उसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती पहले वाले में थैलोफाइटा में, लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या जड़ जैसी संरचनाएं धीरे धीरे निकलने लगती हैं, जिसको हम फाल्स रूट बोलते हैं। इसको हम रिजॉइट्स वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजॉइट्स। उदाहरण के लिए आपको मास और मार्केंसिया जो होता है पौधा, ये ब्रायोफाइटा के उदाहरण होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, तो आपसे बताना मास और मार्केंसिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है टेरिडोफाइटा। क्या है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये पहला स्थलीय पादप है। देखिए वो तो पहला वाला जो था जल में, दूसरा का वाला जल और स्थल दोनों पे, लेकिन ये पहला जो है स्थलीय पादप हुआ कौन, टेरिडोफाइटा। इसमें फूल और बीज नहीं होंगे। आपको पहले बताया क्रिप्टोगैम्स में फूल और बीज नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित रहता है। देखिए इसीलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहला जो है क्रिप्टोगैम्स फाइलम है, किसमें जाइलम और फ्लोएम पाया गया, तो टेरिडोफाइटा। इसमें पादपों, इसे हम पादपों का सरीसृप भी कहते हैं, रेप्टाइल्स भी कहते हैं। तो रेप्टाइल्स इसे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जाम में एरियन से क्वेश्चन उठ के आते हैं, बोला जाएगा कि आपका पादपों का सरीसृप किसे कहा जाता है, तो टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, टेरिडोफाइटा ग्रुप जो होता है पौधों का, उसे हम कहते हैं पादपों का सरीसृप। आपसे पूछा जाए पादपों का एम्फीबियंस किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा का। ठीक है, अब एग्जाम में कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। इसके उदाहरण है फर्न और सजावटी पौधे। जो फर्न आपने देखा कभी कभी ऑफिस में रखे जाते हैं, जो ऐसी ऐसी संरचना होती है पानी में जो रखे रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं फर्न। क्या बोलते हैं, फर्न। ठीक है, एग्जाम में आपसे कई बार पूछ चुका है। अब देखिए हम आते हैं अपना फेनरोगैम्स पे। फेनरोगैम्स में क्या होता है, बीज और फूल उपस्थित होता है। क्रिप्टोगैम्स में तो उपस्थित नहीं होता है, लेकिन फेनरोगैम्स में उपस्थित होता है। इसे भी नोट करके लिख लीजिए। देखिए जिम्नोस्पर्म क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी या नग्न बीजी। ठीक है, इसमें 2 टाइप हमने बताया था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो हम पहले जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं अनावृत बीजी या नग्न बीजी पौधे भी बोलते हैं। इसे भी नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, बीज फल के बाहर पाए जाते हैं या बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा किस प्रकार के पौधे में बीज फल के बाहर होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में होते हैं। ठीक है, जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है। तना, जड़, पत्ती में भी विभेदित होता है, इसमें पाए जाते हैं। लकड़ी प्राप्त होती है, इससे केवल लकड़ी प्राप्त की, जैसे फल फूल जो होते हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं होते इससे जो है कि केवल लकड़ी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरोफाइट, कम पानी में उगने वाले पौधे। जीरोफाइट्स, कम पानी में उगने वाले पौधे। ठीक है, जो कम पानी में उगने, जैसे मरुस्थलीय पौधे होते हैं। देखो जीरोफाइट आपको पहले बताएगा, जीरो मतलब होता है, जीरो मतलब मरुस्थलीय होता है जहाँ पानी कम होता है, फाइट मतलब पौधे होते हैं। तो कम पानी में उगने वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पाइनएप्पल ले लो, पाइनएप्पल मतलब अनानास ले लो, जो है उसका बीज होता है, आप देखे होंगे अनानास को, इसका बीज जो होता है ऊपर, इसको काट कर लगा देते हैं ऊपर, लेकिन फल जो होता है यहाँ होता है, लेकिन उसका बीज ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर दिखता है। तो आपसे पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म का उदाहरण कौन सा है, तो पाइनएप्पल से। ठीक है, इसका जो होता है बीज बाहर होता है फल के। ठीक है,
आपसे और एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्ट्रॉबेरी जो होता है उसका भी बीज बाहर होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवृत बीज होता है। बीज फल के अंदर होते हैं या बीज के ऊपर आवरण होता है। ठीक है, तो बीज के ऊपर क्या होगा, आवरण हो जाएगा। जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा, जड़ तना पत्ती भी पाया जाएगा। उदाहरण के लिए आपका मैंगो, एप्पल, जो भी आप देखते हैं फल जिसका बीज अंदर होता है उसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखिए इसी को हम दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन? एक होता है एक बीजी और द्विबीजी, मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स। अब देखिए चावल गेहूँ, ठीक है, चावल गेहूँ आपको देखते हैं तो इसका जो है कि इसे हम जब तोड़ेंगे तो दो भागों में आसानी से नहीं टूटेगा, दो भाग बराबर भागों में नहीं बढ़ता है। लेकिन डाइकार्ड जो द्विबीजी होते हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे आम हो गया, काजू हो गया, मूंगफली हो गया, चना हो गया, बादाम हो गया, मटर हो गया, ये दो भागों में आराम से टूट जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए आगे पादप के जनन अंग पढ़ते हैं। ठीक है, पादप, आज देखिए हम पादप और कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो इसमें हम पादप का पूरा डिटेल देखते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए पादप के जनन अंग, प्लांट रिप्रोडक्शन ऑर्गन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें दो होते हैं, कौन? एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। पौधे में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। जो मेल वाला भाग होता है उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। इसी को हम हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ठीक, कितने भाग होते हैं? 3। तो मेल के भाग को हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। इसके भाग 3 होते हैं। अब फीमेल में, फीमेल वाले को क्या कहते हैं? जनन अंग को गाइनोसियम बोलते हैं और इसी को हम हिंदी में स्त्रीकेसर बोलते हैं, जिसके 4 अंग होते हैं। ठीक है, 4 अंग होते हैं। अब देखिए जो आपने कभी कभी सुना गायनकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो इसी से बना है गायनकोसियम। ठीक है, गायनोसियम। ठीक है, इसी से बना है, आप इसे नोट करके रखिए। अब देखते हैं, अब चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है, देखिए ये आपको एक पौधा का फूल दिख रहा है, इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, अगर एक ही पेड़ जो पौधे होते हैं उसके फूल पर क्या होते हैं? मेल और फीमेल अगर दोनों उपस्थित हों तो उस प्रकार के पौधों को क्या बोलेंगे? तो उस प्रकार के पौधे को बोलेंगे द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल पौधा बोलेंगे उसको। आप इसे भी नोट करके रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको कि पालन ग्रंथ। देखिए यहाँ पर जो पौधा दिख रहा है, आप बीच में जो ये संरचना दिख रहे हैं बड़ी सी, इसको हम बोलते हैं मादा जननांग। क्या बोलते हैं? मादा जननांग, जिसको हम गाइनोसियम बोलते हैं। और ये छोटे छोटे जो पीले पीले निकले हुए हैं बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं हम एंड्रोसियम, तो आप पुरुष जननांग। ठीक है, मादा जननांग जो बीच वाला है, अब देखिए उसको बाहर निकाल लिया गया है, इसको बाहर निकाल लिया गया है, इसकी संरचना को, किसको? मादा जननांग। ठीक है, मादा जननांग ये फीमेल हो गया और देखिए ये मेल, क्या हो गया? मेल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ये बीच वाले होता है ना, इसको बोलते हैं ओब्यूल्स। क्या बोलते हैं? ओब्यूल्स। ओब्यूल्स मतलब होता है डिम्ब। डिम्ब मतलब आपको क्या बोलते हैं? इसको डिम्ब या ओब्यूल्स बोलते हैं। अब देखिए ये जो बाहर से फिर बड़ी संरचना होती है उसको बोलते हैं हम ओवरी, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इसको हम बोलते हैं अंडा या डिम्ब बोलते हैं, ओब्यूल्स को। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉलन ग्रेन। ठीक है, और यहाँ पर स्टिग्मा और स्टाइल दिख रहा है। स्टिग्मा वर्तिकाग्र होता है, स्टाइल वर्तिका होता है। ठीक है, इसका हिंदी अभी हम आपको एक डायग्राम बनाकर आपको दिखाया गया है, उसमें आपको हिंदी में भी दिख जाएगा। ठीक है, अब ये जो होता है मेल पार्ट होता है, इसी में देखिए ये पॉलन होता है जिसको हम बोलते हैं परागकण होते हैं, एंथर होता है, फीमेल होता है। आपको देखिए आगे हमने बताया था कि मेल के कितने भाग होते हैं? मेल के 3 भाग होते हैं और फीमेल के 4 भाग होते हैं। इस भाग को अभी हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में बनाया गया है। देखिए जो ये होता है भाग, इसको बोलते हैं हम मेल कहते हैं। अब देखिए जो ऊपर वाला होता है, जो आपको दिख रहा है ऐसे डब्बे की तरह, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर मतलब होता है पराग कोष। पराग कोष में क्या होता है? पराग कण भरा होता है। क्या होता है? पॉलन ग्रान, पराग कण भरा होता है, इसे भी याद रखिए। अब देखिए ये जो होती है पत्ती जो होता है धागानुमा, इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। तो कितने भाग हुए? परागकोष, परागकण और फिलामेंट, 3 भाग हो गए। ठीक, इसे भी नोट कर लीजिए। अब देखिए अब फीमेल वाले में आ जाते हैं। ये देखिए तो मेल भाग है। क्या है? मेल भाग है। ये फीमेल वाला भाग है। अब देखिए यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर वर्तिकाग्र, इसको जो ऊपरी भाग होता है मेल वाला का, फीमेल वाले का, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, जिसको हम इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं। और ये जो होती है नीचे की भाग, उसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका बोलते हैं।
और यहाँ पर आपको बताया कि जो ये लोटेनुमा संरचना होती है थैलेनुमा, इसको बोलते हैं अंडाशय या ओवरी। और इसके बीच में जो होता है ना वो होता है ओव्यूल या अंडकोश या डिम्ब, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके 4 भाग होते हैं। देखिए 4 भाग कौन कौन है, वर्तिका, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ठीक है। इसके 4 भाग हो गए, इसके 3 भाग हुए। अब बात को समझ गए। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। अब देखिए जो पुरुष का परागकण होता है और ये वर्तिकाग्र, वहाँ तक पुरुष का जो होता है परागकण, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा पॉलन ग्रान जो होता है, पॉलन ग्रान का जो है कि वर्तिका तक पहुँचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो परागकण, जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। देखिए परागकण और परागण में बहुत अंतर है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। परागकण क्या होता है, ये पुरुष का भाग होता है, और परागण क्या होता है, तो पुरुष का फीमेल के जो वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया होती है उसे हम परागण कहते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन कहते हैं। अब इंग्लिश में याद करिए, हिंदी में कन्फ्यूज हो जाएंगे। पॉलीग्रेन, ग्रेन मतलब दाना होता है, ठीक है, कण होता है। अब परागण जो होता है ये क्रिया होती है, ठीक है। अब ये होता किससे, देखिए हवा से होता है, पानी से होता है, कीट से होता है, जंतु से होता है, मानव से होता है। किससे किससे होता है आपको बताना है। तो ये क्रिया होता है, जैसे आप सरसों खेत में जाते हैं तो वहाँ पर जो होता है द्विलिंगी पौधा होता है, जब हवा बहती है या कोई हाथ फेर देता है तो वहाँ पर जो होता है ये परागण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आगे आते हैं। देखिए वही बात को लिख दिया गया। परागकोश क्या होता है, जिसमें परागकण भरा होता है। परागण क्या होता है, परागकण का वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। अब परागकण क्या होता है, मेल पार्ट्स होता है जो प्लांट का, उसे हम परागकण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नोट आपको क्या है, एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित हो तो ऐसे पौधों को हम द्विलिंगी पौधा कहते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग हो तो एक लिंगी बोला जाएगा, लेकिन अगर दोनों एक ही पाए गए तो इसको हम बोलेंगे द्विलिंगी पौधा, ठीक है। उदाहरण के लिए तिलहन, दलहन, अनाज, ये सब क्या होते हैं, द्विलिंगी पौधा होते हैं। अब देखिए अंडाशय क्या होता है, ओवरी। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फल कौन बनता है, पौधे में फल जो बनता है वो कौन सा भाग परिवर्तित होकर बनता है, तो अंडाशय। जो फीमेल का अंडाशय होता है वो बाद में क्या बन जाता है, फल। और जो डिम्ब होता है, अंडकोश होता है, ओव्यूल, वो बदलकर बीज बन जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। अब इसे नोट करके लिख लीजिए। अंडाशय किस में बदलता है, फल में, और डिम्ब जो ओव्यूल बदलता है किस में, बीज में या सीड्स में बदलता है, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए एनिमल क्या है, एनिमल किंगडम देखेंगे हम। एनिमल का जो फाइलम है वो भी हम देखेंगे, और जगत जो पहली बार बांटा था किसने, तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, अगर हम एनिमल को वर्गीकरण के पिता बोलें तो जूलॉजी के कौन थे, कैरोलस लिनियस थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि वर्गीकरण के पिता किसे बोलते हैं, टैक्सोनॉमी के पिता कैरोलस लिनियस। किसको बोलते हैं, कैरोलस लिनियस। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कैरोलस लिनियस एग्जाम में। और इन्होंने एक किताब लिखी थी सिस्टमा नेचुरी। क्या लिखी थी, सिस्टमा नेचुरी। क्या लिखी थी बताइए आप, सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी एक बुक लिखी थी। इसमें इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने इसमें द्विनाम पद्धति क्या दिया था, द्विनाम पद्धति दिया था। द्विनाम पद्धति क्या होता है, जो वर्गीकरण करते हैं उसमें जंतुओं और पौधों का नाम रखा जाता है, इसे हम द्विनाम पद्धति बोलते हैं। कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था, इनके पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी, इसमें दिया गया था। आगे आते हैं। देखिए द्विनाम पद्धति क्या होता है, वंश का नाम एवं जाति का नाम एक साथ लिखा जाता है। अब पहले वंश का नाम, उसके बाद जाति का नाम, पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई, तो पहले पूछा जाता है कि पहले कौन सा लिखा जाएगा नाम, वंश या जाति। क्या लिखा जाएगा, वंश या जाति। तो आदमी कंफ्यूज होता है कि वंश या जाति। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने जब द्विनाम पद्धति दिया था इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था कि सबसे पहले वंश लिखा जाएगा, उसके बाद जाति लिखा जाएगी, और जो उसका द्विनाम पद्धति में पहला नाम लिखा जाएगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। क्या होगा, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ये इन्होंने दिया था। अब देखिए जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखिए होमो सेपियंस। होमो सेपियंस देखिए होमो में यह कैपिटल है, और सेपियंस जो है, होमो तो आपका वंश हो गया, सेपियंस आपकी जाति हो गई। अब देखिए याद कैसे करेंगे कि कौन पहले लिखा गया कौन बाद में। देखिए आप जब भी अपना नाम लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी नाम लिखें, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में राम कुमार, ठीक है। तो राम कुमार क्या हो गया, उसकी जाति हो गई। राम क्या हो गया, उसका नाम या वंश हो गया, ठीक है। तो राम कुमार, इसे याद रख सकते हैं। जो पीछे आपके सरनेम लगाते हैं तो वो जाति होती है, तो पीछे जाति लगती है। क्या लगती है, जाति, और उसके पहले वंश लगता है। इसके माध्यम से आप एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये उदाहरण है। तो होमोसेपियंस किसका नाम है, आधुनिक मानव का है, और इसमें वंश पहले और जाति बाद में, और पहला कैपिटल लेटर में अक्षर लिखा जाएगा, इसे भी याद रखिए। अब देखिए ह्यूटेकर साहब आए। ह्यूटेकर साहब 1969 में क्या किए, जंतु को 5 जगत में बांट दिया। ह्यूटेकर साहब आए और जंतु जगत को जो होता है, पूरे जंतु जगत को उन्होंने क्या कर दिया, 5 वर्गों में बांट दिया।
इसे हम पंच जगत का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके द्वारा बांटे गए हम सिद्धांत जो जगत को पढ़ते हैं। देखिए R.H. व्हिटेकर कब बांटा है? 1969 में। कब बांटे हैं? 1969 में, इसे याद रखिए। देखिए इन्होंने 5 जगत में बांटा, तो आप 5 जगत पढ़ते होंगे, बहुत याद नहीं होगा। कौन कौन जगत है? जगत है आपको पीछे बता दिया जाएगा। देखिए एक होता है मोनेरा जगत, क्या होता है? मोनेरा जगत। एक होता है प्रोटिस्टा जगत, क्या होता है? प्रोटिस्टा जगत होता है। और एक आता है कवक, ठीक है, क्या होता है? एक पादप, और एक होता है जंतु जगत। तो इतने बांटों में इन्होंने क्या किया था? जीवों को बांट दिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं इनको याद कैसे करेंगे, किस किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले देखिए हम जो होता है मानव में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो हम पहले इसको बांटेंगे। आपको इसके पीछे कोशिका में पढ़ा दिया गया है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाकर वीडियो में आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में मोनेरा जगत आएगा। क्या आएगा? मोनेरा जगत। क्या आएगा भैया? मोनेरा जगत। इसमें क्या होगा? इसमें जो कि कोशिकाएं आरंभिक होंगी, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं होगा, ठीक है, उसके कौन से जगत में रखा जाएगा? तो मोनेरा जगत में। जैसे जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा है माइकोप्लाज्मा जीवाणु किस जगत में आएगा? किसके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा। तो मोनेरा जगत में आएगा। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। यूकैरियोटिक में देखिए अब कोशिकी होते हैं, तो एक कोशिकी भी होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। तो इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। किसके? एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी में क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ डायटम जो होते हैं ये प्रोटिस्टा में आते हैं। ये एक कोशिकी जीव आते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित से एक कोशिकी जीव किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा किसके अंतर्गत हैं भैया? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। आगे आते हैं बहुकोशिकी में। देखिए बहुकोशिकी में 2 प्रकार के जीव पाए जाएंगे, जिसमें एक सेल वॉल पाई जाएगी और अगले में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। ठीक है, क्या पाई जाएगी? एक में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, एक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो आपको इसको 2 भागों में बांट लेना, कोशिका भित्ति रहित और कोशिका भित्ति युक्त। अब कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी? जो पादप होंगे और कवक। कवक किस कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की। तो कोशिका भित्ति कवक में भी पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कवक में भी, पादप में भी। लेकिन कोशिका रहित कौन होता है? जंतु होता है। तो ये जंतु जगत हो गया और ये कवक और पादप जगत हो गया। तो कवक में यीस्ट और मशरूम जो होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किस में जगत में आते हैं? तो कवक जगत में आते हैं। तो देखिए व्हिटेकर द्वारा 5 जगत दिया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जिसको हम कवक बोलते हैं, प्लांटी पादप बोलते हैं, एनिमिलिया जंतु। आपको आसानी से याद हो गया होगा कि व्हिटेकर द्वारा कितने भागों में बांटा गया था? 5 जगत में। और कौन कौन किस में आता है? तो मोनेरा में आपको आएगा, क्या आएगा? यूकैरियोटिक वाले जितनी कोशिकाएं वाले जीव जंतु आएंगे वो मोनेरा जगत में आएंगे। प्रोटिस्टा में एक कोशिकी वाले जीव आएंगे और कोशिका युक्त सेल वाल युक्त जो होंगे वो कवक और पादप में आएंगे। और एनिमिलिया जो कि कोशिका वाल रहित आएंगे, किसमें? एनिमिलिया जगत में। ठीक है, इतनी बातें आप याद कर लीजिए। आगे आते हैं। अब देखिए एक होता है हमारा जो संघ में बांटे गए हैं। ठीक है, तो संघ पहला है पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा संघ। कम से कम हम यहाँ पर 12 संघ पढ़ेंगे। इसमें से एक होता है पोरीफेरा। ठीक है, एनिमल किंगडम। अब देखिए इसमें पोरीफेरा जगत होता है छिद्रयुक्त, जल में पाए जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? पोरीफेरा। जिसमें ऐसे जंतु जो इसके शरीर में छिद्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, मतलब स्पंज टाइप होते हैं, सोख्ता टाइप, उनको हम बोलते हैं पोरीफेरा जगत। ठीक है, पोरीफेरा जगत कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पॉन्जिला। क्या होता है? स्पॉन्जिला। एग्जाम में आपसे पूछेगा स्पॉन्जिला किस फाइलम में आता है? तो पोरीफेरा में। और पोरीफेरा का अगर आपसे लक्षण पूछ दिया जाए, पोरीफेरा कैसे जंतु होते हैं? तो छिद्रयुक्त होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। एक होता है निडीरिया, जिसको पोलिप या जल बोलते हैं, जैसे कोरल या मूंगा। जैसे आपने कभी भी पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। रीफ वहाँ पर मूंगा की जो होगी एक रीफ बनी हुई है, तो किससे? कोरल से बनी हुई है। ठीक है, तो जो कोरल होते हैं इसको पोलिप बोलते हैं। वो किस जगत में आते हैं? निडीरिया जगत में आते हैं। इसे भी आपको नोट रखना है। आगे अगला है हमारा तीसरा टीनोफेरा रात में चमकती हैं। ठीक है, तो रात में चमकने वाले जंतु टीनोफेरा होते हैं। जैसे जेलीफिश रात में चमकती है, तो आपसे पूछा जाएगा जेलीफिश के संघ में आती है? तो टीनोफेरा जगत संघ में आती है, किंगडम में आती है। इसे भी याद रखिए। प्लेटीहेलमिन्थीज चपटे कृमि जो होते हैं, चपटे कृमि, टेपवार्म, जिसको कहते हैं टेपवार्म जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज। आपसे एग्जाम में पूछेगा टेपवार्म किस में आते हैं? तो टेपवार्म आते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज में आते हैं। किस में आते हैं? प्लेटीहेलमिन्थीज। देखिए प्लेटी मतलब प्लेट के साथ मतलब चिपटे हुए जो होते हैं वो किस में आते हैं? प्लेटीहेलमिन्थीज में आते हैं। इसे भी नोट करके लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं।
अब देखिए स्केल हेलमिंथेस, इसके हेलमिंथेस राउंड वार्म, जो गोल कृमि होते हैं, जो गोल गोल कृमि होते हैं उसको राउंड वार्म बोलते हैं। वो किस में आते हैं? स्केल हेलमिंथेस वाले संघ में आते हैं, इसे भी नोट करके लिख लीजिए। आगे आते हैं एनिलिडा। एनिलिडा देखिए इसको बोलते हैं रिंग वार्म या एनिलिडा बोलते हैं। एनिलिडा में कौन आते हैं? तो केचुआ आते हैं। क्या आते हैं? केचुआ। आपको याद रखा एग्जाम में कई बार पूछा केचुआ किस में आता है? तो एनिलिडा में आता है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला है 7वां आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा देखिए सबसे बड़ा ये संघ है, ये फाइलम सबसे बड़ा संघ है। इसमें लगभग 8 लाख से अधिक जो कि जीव जंतु आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जो संघ होता है, कौन होता है? आर्थ्रोपोडा। आपसे एग्जाम में पूछेगा सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आर्थ्रोपोडा संघ है। इसमें कीट, मच्छर, कॉकरोच, मकड़ी, ठीक है, ये सब आते हैं और इसमें ज्वाइंट लेग्स भी पाए जाते हैं। देखिए कीट मच्छर में ज्वाइंट लेग्स भी पाए जाते हैं, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अब देखिए इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा त्वचा पर कांटे, देखिए जिसके त्वचा पर कांटे होते हैं उसको हम किस में रखे जाते हैं? इकानोडर्मेटा में रखे जाते हैं। और ये जिसमें स्टारफिश, ठीक है, स्टारफिश जो होती है किस में आती है? इकानोडर्मेटा में आती है। नोट देखिए वेल और स्टारफिश मछली नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वेल और स्टारफिश मछली है, तो देखिए फिश लगने से मछली नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये किस में आएगी? इकानोडर्मेटा। आपसे स्टारफिश किस में आएगी? जेलीफिश किस में आएगी? निडेरिया में आएगी। किस में आएगी? देखिए जेलीफिश किस में आएगी? जेलीफिश टीनोफेरा में आएगी, सॉरी टीनोफेरा में किस में आएगी? जेलीफिश आएगी। और जो होगा आपका कौन? इकानोडर्मेटा में कौन है? स्टारफिश आएगी। तो इसे भी याद रखिए। अब देखिए मोलस्क। मोलस्क क्या होता है? कोमल त्वचा वाले जो होते हैं मोलस्क, जैसे उदाहरण में ऑक्टोपस और घोंगा किस में आते हैं? मोलस्क में आते हैं। ठीक है, जो कोमल त्वचा वाले होते हैं उसके बाहर ऊपर आवरण कैल्शियम कार्बोनेट की जो होती है परत चढ़ी होती है घोंगा के ऊपर या संख के ऊपर, किस में आते हैं भैया? मोलस्का में आते हैं। किस में आते हैं? मोलस्का में आते हैं। इसे भी याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अब देखिए हेमिकार्डेटा होता है 10वां, और 11वां आपका कार्डेटा होता है। क्या होता है? कार्डेटा। कार्डेटा होता है इसमें कशेरुकी या बैनबोक या वर्टिब्रेट इनको बोलते हैं। ठीक है, अब इनको देखिए हम कार्डेटा जो होता है कशेरुकी, जिसमें हम बैकबोन, जिस जंतु के पीछे बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे हम कार्डेटा कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के होंगे। देखिए वर्टिब्रेट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे फिश भी आती है किसमें? वर्टिब्रेट में, क्योंकि इसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है। एम्फीबियन भी आती है, रेप्टाइल्स भी होते हैं, एबिस मतलब पक्षी, और मैमल्स मतलब स्तनधारी। तो मैमल स्तनधारी, एबिस पक्षी, रेप्टाइल्स जो सरीसृप, एम्फीबियंस उभयचर, और फिश मछली जितने थे वर्टिब्रेट कशेरुकी में आते हैं। इसे भी याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा जिस जंतु में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे किस संघ में रखा जाता है? तो कार्डेटा में रखा जाता है या वर्टिब्रेट में रखा जाता है। इसे भी याद रखिए। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो निम्न में से कौन मछली नहीं है? शार्क, ब्लू व्हेल और स्टारफिश और जेलीफिश। आपको बताना है इसमें से कौन सी मछली नहीं है। तो देखिए इसमें से मछली जेलीफिश मछली नहीं है, स्टारफिश मछली नहीं है, ब्लू व्हेल मछली नहीं है। तो इसमें से मछली है कौन? तो मछली है आपका कौन? ये है शार्क। शार्क जो है मछली है और बाकी मछली नहीं है। देखिए जो शार्क होती है सबसे बड़ी मछली होती है, इसको हम डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। डॉग फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सूंघने में बहुत तेज होती है, इसलिए हम इसे डॉग फिश भी बोलते हैं। तो डॉग फिश किसको बोलते हैं? शार्क मछली को, और यही सबसे बड़ी मछली है। और जो ब्लू व्हेल होती है ये मछली नहीं होती है, ये सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन होता है? ब्लू व्हेल होता है। स्टारफिश आपको अभी बताया गया किस में आती है? इकानोडर्मेटा में आती है। जेलीफिश किस में आती है? टेनोफेरा में आती है। आपको एग्जाम में याद रखना है ये सब मछली नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है। सबसे बड़ी मछली होती है तो शार्क मछली होती है, इसी को हम डॉग फिश बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम हड्डियों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हड्डी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम हड्डी को अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का निर्माण ओस्टिन प्रोटीन से होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हड्डी का निर्माण किससे होता है? तो ओस्टिन प्रोटीन से होता है। अब नवजात में 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं, और एडल्ट जो वयस्क होते हैं उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एग्जाम में ये पूछा गया तो नॉर्मली बात है। अब आते हैं, देखिए 206 हड्डियाँ किस किस प्रकार होती हैं? तो इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है अक्षी और एक होता है अपेंडिकुलर, उपांगी। ठीक है, अक्षी और उपांगी अलग। जो अक्षी में होते हैं 80 होते हैं और उपांगी में 126 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अब आपको बताएं अक्षी मतलब जो अक्ष में होती हैं, जैसे खोपड़ी, छाती और रीढ़ की हड्डी, ये क्या होती हैं? आपकी अक्षी में आती हैं। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ जाएगा निम्न से कौन की किसकी हड्डियाँ अक्षी होती हैं? तो आपको बताना पड़ेगा खोपड़ी की हैं, छाती की, रीढ़ की हड्डियाँ। ठीक है, और उपांगी में हाथ पैर की हड्डियाँ जो आती हैं उसे हम उपांगी बोन्स भी कहते हैं। अब देखिए ये सब देख लीजिए। खोपड़ी में कितनी हड्डी आती हैं? तो 29 आती हैं। छाती में कितनी आती हैं? 25 आती हैं। रीढ़ की हड्डी कितनी आती है? 26। इसको आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ देखिए महत्वपूर्ण हम फैक्ट देख लेते हैं। देखिए बोन से बोन अगर जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। किसके माध्यम से?
अगर हड्डी से हड्डी जुड़ता है तो किसके माध्यम से जुड़ता है, तो लिगामेंट्स के माध्यम से बोन जुड़ता है। इसको याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि हड्डी से हड्डी जुड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो लिगामेंट्स कहते हैं। बोन और मांस जुड़ता है तो इसको टेंडन बोलते हैं। अगर बोन का मांस से जुड़ जाएगा तो उस क्रिया को, उसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, टेंडन के नाम से जानते हैं। अब मांसपेशी जो होती है कितनी होती है शरीर में, 556 होती हैं। कितनी होती हैं, 556 होती हैं, और मायोसिन प्रोटीन से बनी होती हैं। तो आपसे पूछे कि मांस किससे बनी होती है, तो मायोसिन प्रोटीन से। और कितनी होती हैं, तो 556 होती हैं। अध्ययन क्या कहलाता है, मियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, मियोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए खोपड़ी में जो हड्डी होती है देखिए कैसे होती है, 6, 14, 8 और 1। देखिए 6 कहाँ होती है, कान में कैसे होती है, देखिए कान में 3 हड्डी होती है और हमारे पास 2 कान है तो बराबर 6 हो गए, 6 हड्डियाँ हो गई कान में। 14 चेहरे पे, मुंह में जो होती हैं 14 चेहरे पे हड्डियाँ होती हैं। 8 जो कपाल में होती हैं, कपाल, ठीक है, हमारी जो कपाल है जब आप खोलेंगे यहाँ आगे तो ये कपाल हो गया। और एक गर्दन, पीछे जो गर्दन होती है उसके यहाँ एक हड्डी होती है। तो कुल मिला के आपको 29 हड्डी खोपड़ी में हो गई। ठीक है, खोपड़ी पूरा हम यहाँ से जो हमारा सर है पूरा लेकर इसको खोपड़ी बोलते हैं। तो 6 हड्डियाँ जो 29 हड्डियाँ जो खोपड़ी में हो गई, स्कल में हो गई हमारी। अब देखिए कान में तो हमने आपको बताया कि, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपी होती है। किस में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। इसे भी नोट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए छाती में आ जाते हैं। छाती मतलब चेस्ट, इसमें 12 जोड़ी और एक स्टर्नम होता है। देखिए छाती में आपको देख रहे हैं बीच में ऐसे, आप जब देखेंगे तो यहाँ पर कंकाल नहीं, ऐसे ऐसे करके क्या है हड्डियाँ रहती है। तो ये जो बीच वाले होते हैं इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। और जो ये हड्डियाँ होती हैं ऐसे बाहर निकली रहती है उसको बोलते हैं हम पसलियाँ। क्या बोलते हैं, पसलियाँ। नहीं कहते बाहर निकल तुम्हारी पसलियाँ जोड़ते, तो बाहर 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं और एक स्टर्नम होता है। तो 12 दूना 24, 1 25 आपके क्या हो गए, छाती में हो गया। अब देखिए रीढ़ की हड्डी में जो ऐसे ऐसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ऐसे देखेंगे, सॉरी अगर देखेंगे ऐसे, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ऐसे ऐसे लगी रहती है। ठीक है, बीच में हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे बनी रहती है। इस प्रकार की हड्डियाँ में 26 प्रकार की हड्डी होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है रीढ़ की हड्डी में रीढ़ में हड्डी कितनी होती है, 26 हड्डी होती है। ठीक है, छाती में 25 होती है, कान में 6 होती है और पूरे खोपड़ी में 29 हड्डी होती है। आगे आते हैं। अब देखिए एग्जाम में आपसे सबसे पूछेगा फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। टिबिया फिबुला कहाँ पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है। घुटना में कौन सी हड्डी पाई जाती है, पटेला जो घुटना में पाई जाती है। कुल्ले में हड्डी को पेल्विक कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक। क्या बोलेंगे भैया, पेल्विक बोलेंगे, इसको पेल्विक बोलेंगे। काम कुल्ले हिप्स जो होता है पीछे, उसमें कौन सी हड्डी होती है, पेल्विक। इसके फुला किस में पाया जाएगा, कंधे में। देखिए याद कैसे करेंगे, इसके फुला मतलब कंधे को फुला, इसके फुला। ठीक है, एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कंधे में कौन सी हड्डी पाई जाती है, इसके फुला। कूल्हे में कौन सी हड्डी पाई जाती है, पेल्विक पाई जाती है। घुटना में कौन सा, पटेला। टिबिया और फेबुला पैर में पाई जाती है। फीमर कहाँ, सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ की हड्डी होती है। मैंडिबल जबड़े की हड्डी होती है जो सबसे मजबूत होती है। ठीक है, तो सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है, मैंडिबल जो जबड़े की होती है। आपको एग्जाम में याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना ये कहाँ पाई जाती है, हाथ में जो होते हैं हमारे हाथ में। तो जो बड़ी वाली हड्डी होती है जो यहाँ पर कंधे से लेकर यहाँ तक आती है कोहनी तक, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। फिर उसके बाद को रेडियस बोलते हैं, जो हमारी कलाई होती है अल्ना। फिर उसमें फ्लेंजिस, ये सब कई प्रकार की हड्डियाँ होती है। तो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछेगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना कहाँ पर हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो हाथ में पाई जाती हैं। एग्जाम में पूछा है। कतार बोन या कलेविकल जो हड्डी होती है जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, वो कहाँ पाई जाती है, तो गले में जो हंसी आकार की होती है ना, जिसको सामने दिखता है कालर के यहाँ, कालर के पास, उसको हम बोलते हैं हम कला। और गला में पाई जाती है, इसको हम बोन, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।